नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए नव विधान का चौथा अध्याय। लेखक शरद चंद्र। सीढ़ी पर जिन लोगों के पैरों की आहट सुनाई दी थी वे थे शैलेश, विभा और उसकी छोटी ननद उमा। इससे पहले भाग में हमने पढ़ा था कि शैलेश अपनी बहन और जमाई के साथ जब घर आते हैं तो उषा गंगा स्नान के बाद आई हुई होती है, जिसके कारण कि कोई उड़िया ब्राह्मण पैसे के लालच में उसके पुत्र में के ऊपर वो जो छाप और बिंदी लगाते हैं वो लगा देता है, जिसके कारण शैलेश क्रोधित हो जाता है। तो उमा ऊपर बैठ कर के कपड़े, जो पुराने कपड़े हैं, उनको ठीक कर रही होती है। उस समय सब लोग सीढ़ियों से चढ़कर आते हैं। तो शैलेश और विभा ने कमरे में प्रवेश किया। इन दोनों ही के पीछे उमा थी। सब चौखट की ओर पैर बढ़ाने को ही थे कि उसके भाई ने उमा को इशारे से रोकते हुए कहा, उमा, जूते उतारकर कमरे में आओ। विभा ने घूमकर अपने पति की ओर देखा। बाद में कुछ आश्चर्य से उसने पूछा, भला जूते क्यों कमरे के बाहर उतारे जाएं? क्षेत्र मोहन, बाहर उतारने में हानि भी क्या है भाई? यहाँ नंगे पैर आने से कांटे तो चुभने का भय नहीं है और ना ठोकर लगने का। विभा, अजी यह तो मैं जानती हूँ, किंतु अचानक जूते खोलने की जरूरत क्यों पड़ गई? केवल यही जानना चाहती हूँ। क्षेत्र मोहन, भाभी जी हिंदू विचार की स्त्री हैं। वे देश के पुराने आचार विचार को मानती है, साथ ही वे अपने से बड़ी भी हैं, इसलिए उनके कमरे में जूते ना पहनकर आना ही मुझे उचित जान पड़ता है। विभा ने स्वामी के पैरों की ओर ताक कर देखा कि वे केवल अपनी बहन को ही उपदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि स्वयं उन्होंने इस नियम का पालन किया है। देखते ही विभा के शरीर में आग लग गई। वह बोली, बड़ों के प्रति तुम्हारे हृदय में भक्ति और श्रद्धा बहुत अधिक मात्रा में है, यह तो जानती नहीं थी और अच्छी ही बात है, किंतु उसे बहुत अधिक बढ़ाकर दिखलाना भी तो अच्छा नहीं मालूम होता। यह तो बड़ों के सोने का ही कमरा है। यदि कहीं यह ठाकुर जी के रखने की और पूजा करने का कमरा होता, तब तो शायद तुम आज एकदम से गोबर खाकर पवित्र होने की बात ही करके इस कमरे में पैर रखते। स्त्री के इस प्रकार के क्रोधित भाव देखकर क्षेत्र मोहन हंसने लगे। उन्होंने कहा, गोबर मेरे लिए रुचिकर चीज नहीं है, उसे मैं भाभी जी का ख्याल करते हुए मुंह में नहीं डाल सकता। रही बात ठाकुर जी की, उनसे यदि मैं किसी प्रकार का संबंध ही नहीं रखता हूँ तो उनके कमरे में घुसकर अनावश्यक उत्पात भी ना करता। अच्छा भाभी जी, इस कमरे में तो और भी अनेक बार मैं आया हूँ। इसमें शायद एक बहुत बढ़िया कालीन बिछा रहा करती थी, आपने उसे हटवा क्यों दिया? उषा, कालीन बिछी रहने से कमरा धोया नहीं जा सकता, इससे इसमें बड़ी गंदगी रहती है। सोने का जो कमरा है। उषा की बात काटकर व्यंग से भरे हुए स्वर में विभा ने पूछा, कालीन बिछी रहने पर कमरा गंदा हो जाता है क्या? विभा के मुख की ओर ताकते हुए उषा ने धीरे से कहा, गंदा तो होता है भाई, देखने में साफ सुथरा अवश्य मालूम होता, किंतु कालीन के नीचे मिट्टी धूल तो जमी रहती है ना। विभा शायद इस बात का प्रतिवाद करने जा रही थी, किंतु पति की बात से वह रुक गई। क्षेत्र मोहन बड़े ही उत्साह के साथ बोल उठे, खूब कहा तुमने भाभी जी, खूब कहा। गंदगी के दब जाने से ही तो हम लोगों का काम चल जाता है। इससे अधिक हम लोग कुछ नहीं चाहते कि गंदी चीजें नजर की आड़ में रहें। बस हम सब प्रसन्न हो जाते हैं। शैलेश, मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं? शैलेश ने कोई जवाब न दिया। विभा के क्रोध की सीमा न रही, किंतु उस क्रोध को उसने दबा लिया और इस संबंध में कोई बात न कहकर चुपचाप भी रह गई। वास्तव में स्नेह और प्रीति नाम की जो वस्तु होती है, उसका इन स्वामी स्त्री में कदाचित कोई अभाव नहीं था, किंतु बाहर लोगों के देखने में दुनिया के व्यवहार में बहुधा दो दो चोचे हो जाया ही करती थी। लोगों के सामने यदि किसी प्रकार का वाद विवाद आरंभ हो जाता तो विभा किसी भी तरह से अपनी हार स्वीकार करने की इच्छा नहीं करती थी। यह उसका स्वभाव था। इसलिए यह प्रायः देखने में आता था कि कोई विवाद आरंभ होने पर क्षेत्र मोहन बीच में ही स्वयं अपनी हार स्वीकार कर लिया करते थे। ऐसा वे इस आशंका से किया करते थे कि कहीं यह विवाद बढ़ते बढ़ते कलह का रूप धारण न कर ले। परंतु आज इस तरह अचानक शांत हो जाने की उनकी इच्छा नहीं मालूम पड़ रही थी। विभा भी स्वामी का यह भाव जान गई। इससे पल भर के लिए उसने अपने आप को संभाल लिया। वास्तव में क्षेत्र मोहन के हृदय में आज प्रश्रय की सामान्य मात्रा नहीं थी। दूसरों में
ऐब निकालकर उन्हें तीखी से तीखी बात सुनाने का एक प्रकार से विभा का स्वभाव सा हो गया था। अधिकांश क्षेत्र में उसका जो इस प्रकार का अनुचित व्यवहार हुआ करता था, उसके कारण केवल अशिष्टता ही प्रकट होती थी। इससे किसी प्रकार की हानि नहीं होती थी, परंतु इस निरपराध वधू के विरुद्ध प्रथम दिन से वह कमर कस के जो उसके पीछे पड़ गई, बिना दोष के अशेष दुख भोगने के बाद पति ग्रह के एक कोने में सहसा उसे जरा सा स्थान मिल गया है। उसे इस स्थान से हटा देने के लिए यदि किसी प्रकार का षड्यंत्र कर और पति के मन में दुख और विरक्ति उत्पन्न कर रही थी, जबकि विभा इसके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। इस सत्य की उपलब्धि करने के बाद उनके खींच से भरे हुए शुद्ध व हृदय में विभा के लिए किसी भी प्रकार की क्षमा भाव नहीं रह गया, परंतु उच्च शिक्षित समुदाय में इस बात को प्रकट रूप से कह देना भी बहुत कठिन है। ऐसी हालत में यह आवश्यक हो गया है कि जिस प्रकार भी हो, उच्च शिक्षित संप्रदाय में प्रकट करना उचित नहीं है, बल्कि अपने इस मनोभाव को ढककर रखें, बाहर इसे किसी भी प्रकार से प्रकट ना होने दें। क्षेत्रमोहन ने बहन से कहा, उमा, यदि तुम अपनी ग्रामीण भाभी के पास आकर प्रतिदिन दोपहर में बैठ सको तो चाहे कि ऐसी ही स्थिति के परिवार में तुम क्यों ना पड़ो बहन, दुख कभी ना पाओगी, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उषा ने उत्तर ना दिया, वह मुस्कुरा कर रह गई। नीचे की ही और देखती हुई उषा बोली, तब तो हो चुका। वे आकर मेरे पास बैठना जब आरंभ कर देंगी, तब आप लोगों के समाज में इनके लिए भी कोई स्थान नहीं रह जाएगा। ये खदेड़कर जाति से निकाल ना दी जाएंगी। क्षेत्रमोहन, भले ही जाति से निकाल दी जाए भाभी जी, किंतु स्वयं उसका तथा उसके स्वामी का जीवन तो बहुत ही सुख से बीतेगा, यह बात मैं बाजी लगाकर कह सकता हूँ। एक बार कटाक्ष से विभा की ओर देख लेने के बाद हंसी उड़ाते हुए शैलेश ने कहा, बाजी लगाने की आवश्यकता ना होगी, तुम्हारा कह देना भर ही काफी है। क्षेत्रमोहन ने उत्तर देते हुए कहा, चाहे और कुछ भी हो, इनका आज का ही कार्य यदि उमा ध्यान से रख सके तो कम से कम नित्य ने मुझे खरीदते रहने के झमेले से इसका स्वामी बच जाएगा। विवाह अभी तक चुपचाप थी, किंतु उससे बिना बोले ना रहा गया। हृदय में उठे हुए क्रोध भाव को छिपाकर जरा सा हंसने का ही प्रयत्न करती हुई वह बोली, संभव है कि उसके भावी परिवार में मोजे में पैबंद लगाने की आवश्यकता ना पड़े। यह भी संभव है कि इसका भावी स्वामी पैबंद लगा हुआ मोजा ना पहने। इस पहले तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते ना। क्षेत्रमोहन ने कहा, अवश्य कहा जा सकता है, आंख कान खुले होने पर ही कहा जा सकता है। जो कप्तान जहाज चलाने की क्रिया में कुशल होता है, वह जल का चेहरा देखकर ही इस बात का अंदाजा कर लेता है कि जल की गहराई कितनी है। भाभी जी ने अपने जहाज पर पैर रखते ही इस बात का पता लगा लिया कि जरा सा असावधान होने से ही जहाज भंवर में पड़कर बैठ जाएगा। इसके लिए मैं आपको हजारों बार धन्यवाद देता हूँ। शैलेश की ओर से तो लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देना ही काफी ना हुआ। अत्यंत ही लज्जित होकर उमा ने बहुत ही विनम्र भाव से कहा, क्षेत्रमोहन बाबू अपने घर में अपने स्वामी की अवस्था को समझने के लिए यदि कोई प्रयत्न करे तो उसके लिए धन्यवाद देने की कौन सी बात है। इस बात का जवाब विभा ने दिया। वह बोली, कम से कम अपनी स्त्री को अपमानित करने का कार्य तो संभवतः सिद्ध हो जाता है ना। इसके सिवा किसी को उच्च वृत्ति करते देख उसके प्रति कदाचित उनका हृदय श्रद्धा एवं भक्ति से ओत प्रोत हो उठता है। उषा ने मुंह उठाकर देखा और पूछा, क्या पति की स्थिति को समझकर उसके अनुकूल व्यवस्था करने का प्रयत्न करना उच्च वृत्ति कहलाता है बीबी जी? क्षेत्रमोहन, नहीं कहते। संसार का कोई आदमी ऐसी बात जबान से नहीं निकाल सकता, किंतु पति की निगाहों में पत्नी को निरंतर हीन बनाने के प्रयत्न के हृदय को कौन सी प्रवृत्ति है, इसे तो जरा अपनी ननद से पूछ लें। विभा के मुख से अचानक कोई भी बात ना निकल सकी। अभिभूत सी होकर एक बार वह क्षेत्रमोहन के मुंह की ओर और एक बार शैलेश के मुंह की ओर ताकती रह गई। इतने आदमियों के सामने मेरे स्वामी यथार्थ में ही इस तरह मेरे ऊपर चोट कर सकते हैं, मानो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकी। बाद में शैलेश के मुख पर दृष्टि गड़ाकर अचानक वह रो पड़ी और बोली, भैया आज से मैं तुम्हारे यहाँ कभी ना आऊँगी, मैं अब यहाँ से सदा के लिए जा रही हूँ। शैलेश व्याकुल हो उठे। उषा भी जो कार्य कर रही थी उसे छोड़कर वहाँ से व्यग्र भाव से उठ खड़ी हुई और जोर से विभा का हाथ पकड़कर बोली, हम लोगों में से तो किसी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा बीबी जी। अचानक एक बहुत अप्रिय घटना हो गई। इसी कहा सुनी के बीच में क्षेत्रमोहन चुपचाप कमरे से निकल गए। विभा ने अपना हाथ छुड़ा लिया और आंखें पोंछते पोंछते वह बोली,
आग के प्रति जब मैं केवल शत्रुता का ही आचरण करती हूँ, तब इस घर में प्रवेश करना मेरे लिए किसी प्रकार भी कठिन नहीं है। उषा: किंतु इस तरह की बात तो किसी दिन मैंने अपने मन में भी नहीं सोची बीबी जी। उषा की इस बात पर विभा ने कभी ध्यान तक ना दिया। अश्रु विकृत स्वर में कहने लगी, आज ये वे सब मुंह पर साफ ही कह गए, कल संभवतः भैया भी कह डालेंगे। इसलिए तो यही जान पड़ता है कि उनकी इस नई गृहस्थी में अपनी टांग अड़ाना केवल अपमानित होना है। उमा, चलो घर चले। यह कहकर विभा नीचे जाने को तैयार हो गई और बोली, जब मेरी भाभी ही नहीं रह गई तब घर में पैर रखकर ही मैंने बड़ी भूल की। इस मकान से मेरा जो कुछ भी संबंध था वह आज टूट गया। यह कहकर विभा सीढ़ी से होकर नीचे चली गई। उसके पीछे पीछे शैलेश ने भी उतरकर संकुचित भाव से कहा, विभा, मेरी लाइब्रेरी वाले कमरे में चलकर जरा देर बैठो। विभा: नहीं, अब ना बैठूंगी, परंतु तुमसे एक बात कहूंगी भैया, मेरी भाभी जी को एकदम भूल ना जाना। उनकी बड़ी इच्छा थी कि सुमेंद्र विलायत में जाकर पढ़े लिखे और मनुष्य बने। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ भैया, उसका जीवन बर्बाद ना होने देना। आज मैं जिस रूप से उसे अपनी आंखों से देख रही हूँ, उसी प्रकार की शिक्षा यदि उसे बराबर मिलती रही तो समाज में मुख ना दिखा सकूंगी। उसके आंसुओं से गदगद कंठ स्वर को सुनकर शैलेश का हृदय करुण हो उठा। अनुनय पूर्ण स्वर में उन्होंने कहा, तुम मेरे बाहर के कमरे में चलकर बैठो। यदि तुम इस प्रकार अप्रसन्न होकर चली जाओगी तो मेरे कष्ट का अंत न होगा। विभा की आंखों में फिर आंसू भरा। शायद सोमेंद्र के भविष्य की चिंता से आंचल से आके पहुंचकर वह बोली, मुझे अब किसी भी कमरे में बैठने की इच्छा नहीं हो रही भैया, किंतु सोमेंद्र हमारे पिता के कुल का एकमात्र वंशधर है, इसलिए उसकी ओर से आत्महारा मत हो जाना। इतना कहकर विभा घर से बाहर निकल आई और अपनी मोटर में जाकर बैठ गई। उमा बराबर चुप ही रही, अब भी किसी विषय में कुछ ना बोली, चुपचाप ही विभा के पास ही जाकर बैठ गई। साथ साथ आकर शैलेश अचानक बोल उठे, विभा, अच्छा होगा कि सोमेंद्र को तुम अपने साथ ही लेती जाओ। स्वयं तुम्हारे ही तो कोई संतान नहीं है, उसे तुम अपना ही लड़का समझकर अपनी इच्छा के अनुसार पालन पोषण करो, उसे मनुष्य बनाओ। विभा और उमा दोनों ही अधिक आश्चर्य में आकर शैलेश के मुख की ओर देखने लगी। विभा ने कहा, तुम क्यों इस तरह का निरर्थक प्रस्ताव कर रहे हो भैया? यह कार्य तुम ना कर सकोगे, मैं तुम्हें ऐसा करने भी ना दूंगी। शैलेश ने झटके में कहा, विभा, मैं ऐसा करके ही रहूंगा, इस बात के लिए मैं तुमसे पक्का वादा कर रहा हूँ। सिर हिलाकर संदेह में स्वर में विभा बोली, यदि कर सके तो अच्छा है, उसे भेज देना। यदि तुम्हारे पास इतने रुपए ना हो कि तुम उसे उच्च शिक्षा देने में समर्थ हो सको, तो मैं भी तुम्हें इस बात का वचन दे रही हूँ कि उसकी शिक्षा के व्यय का भार आज से मैंने अपने ऊपर लिया। यह कहकर ऊपर दृष्टि उठाते हुए विभा ने देखा कि उषा ऊपर के बरामदे में खड़ी होकर नीचे उन्हीं लोगों की ओर देख रही थी। पल भर के बाद मोटर रवाना होकर दूर निकल गई। तब शैलेश भीतर जाकर अपने पढ़ने वाले कमरे में बैठ गए। ऊपर जाने की ना तो उन्हें इच्छा थी और ना ऐसा करने की हिम्मत ही हो रही थी। उषा ने सभी बातें सुन ली, यह जानने को उन्हें कुछ बाकी ना रहा। रात को भोजन करने के लिए पति को बुलाकर रोज की तरह उस दिन भी उषा उनके पास ही बैठी थी। केवल सोमेंद्र उसके पास ना था, वह सो गया था या ऐसा ही कुछ हो गया था। शैलेश भोजन करने आए तो उनका मुंह बहुत गंभीर रहा, होने की तो बात थी ही। व्यर्थ के प्रश्न करने का उषा का स्वभाव ना था। आज ही की घटना के संबंध में पति से उसने कोई बात नहीं पूछी और जो जानती ना थी उसे जानने के लिए भी कोई इच्छा प्रकट ना की। स्त्री के इस स्वभाव का परिचय शैलेश ने इन कुछ दिनों में पा ही लिया था। भोजन करते समय उन्हें मन ही मन क्रोध तो आया, किंतु आश्चर्य ना हुआ। बराबर नजर छिपाकर उन्होंने पत्नी के मुंह का भाव देखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मालूम हो गया कि आज उषा जानबूझकर सामने की ओर आड़ करके बैठी है और दिन की तरह आज वह भोजन न कर सके। आज उन्हें खाने की इच्छा ही ना थी। इसका कारण अलग था, तो भी वह बिना पूछे मानो गले पड़कर सुना ही बैठे। अनभ्यस्त खाना पीना 2-4 दिन तो चल सकता है, लेकिन रोज रोज चलाने से उसमें स्वाद नहीं रहता, अरुचि अत्याचार में बदल जाती है। बात तर्क की युक्ति से चाहे जैसी हो, पर इस प्रसंग में सच नहीं है। यह जानकर उषा चुप ही रही। झूठी बात निश्चय ही झूठी है, यह बताने के लिए प्रमाण देने की प्रवृत्ति उषा की किसी दिन नहीं हुई, लेकिन इस प्रकार चुप रहकर अस्वीकार करने से प्रतिपक्ष का क्रोध और बढ़ जाता है। इसलिए जब शैलेश सोने आए तो अचानक ही कह उठे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, यह मानता हूँ, लेकिन इसलिए क्या आज तुम्हारे सिवा और किसी की कोई व्यवस्था नहीं चलेगी? यह भी तो भारी जुल्म है। ऐसी कठोर बात शैलेश ने प्रथम दिन भी ना कही थी। जान पड़ता है उषा मन ही मन बहुत विस्मित हुई, पर मुंह से केवल इतना ही कहा, मैं समझ नहीं पाई,
लेकिन इस तरह अत्यंत विनम्रता से कोई बात स्वीकार कर लेने से भी नाराजगी और बढ़ती है। शैलेश ने कहा, तुमको समझना चाहिए था, हम लोगों की शिक्षा, संस्कार और समाज सब उलट कर यदि तुम इस घर को अपने बाप के घर जैसा बना डालना चाहो तो स्वयं जैसे आदमियों को बड़ी कठिनाई में पड़ जाना जान पड़ता है। सोमेंद्र को कल उसकी बुआ के घर पहुंचा देना होगा, तुम क्या कहती हो? उषा, उसकी भलाई के लिए जो आवश्यक हो तो पहुंचाना ही पड़ेगा। उसके कहने के ढंग से किसी प्रकार के रोष या व्यंग का आभास नहीं मिल सका। इससे शैलेश दुविधा में पड़ गए। यह सब किस लिए वे कर रहे थे, इसका कोई दृढ़ और सुस्पष्ट कारण भी तो उनके मन में नहीं था, किंतु यह सब दुर्बल प्रकृति के मनुष्य का आभास होता है। वे काल्पनिक मनोव्यथा एवं असंगत अभिमान के द्वार पर पहुंचकर एक एक सीढ़ी करके नीचे ही उतरते जाते हैं। मुहूर्त भर मौन रहने के बाद शैलेश ने कहा, हाँ, लोगों का तो यही विश्वास है कि उसके वहाँ रहने की आवश्यकता है। जो समस्त आचार व्यवहार और रीति हम लोग नहीं मानते और ना मान ही सकते हैं, उन्हीं के कारण भाई बहन के बीच में निरर्थक मतभेदों, समाज में अपने समाज के बीच उपहास का पात्र बनना पड़े, यह मुझे अच्छा नहीं मालूम पड़ता। विरोध में उषा को मुंह खोलने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। अपनी ओर से कोई सफाई देने के लिए उसने प्रयत्न तक नहीं किया, किंतु अचानक उसके मुख से एक दुख से भरी हुई सांस निकल पड़ी। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। सांस शैलेश के कानों तक पहुंच गई। स्वयं उषा ने कलह नहीं की थी, जिससे उसका पक्ष लेकर विभा के प्रति जिन थोड़े से कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया था, उनमें से एक भी तो स्वयं उषा के मुख से नहीं निकला था। यह बात इतनी सस्ती कि इन सब विषयों की और ना तो किसी प्रकार का इशारा किया जा सकता था और ना ही उसे भूला ही जा सकता था। इसलिए क्षेत्रमोहन के द्वारा किए दुष्कर्म का फल भोगने के लिए एक दूसरे आदमी को बाध्य नहीं किया जा सकता। इसे प्रमाणित करने के लिए शैलेश ने फिर कहा, जिसे विलायत में जाकर पढ़ना लिखना होगा, जिस समाज के लोगों के बीच में उठना बैठना होगा, उसके लिए यह आवश्यक है कि उसे बचपन से ही वैसे ही वायुमंडल में रखकर उसका पालन पोषण किया जाना चाहिए। बाल्यकाल में उसके हृदय में यदि ऐसे संस्कार डालने का प्रयत्न किया जाए तो उसके भावी जीवन के लिए अनुकूल ना हो तो बालक के प्रति यह बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है। माता पिता के लिए ऐसा करना बच्चे के साथ बहुत ज्यादती करना होगा। उत्तर के लिए क्षण भर तक प्रतीक्षा कर लेने के बाद शैलेश ने फिर कहा, इस संबंध में यदि तुम कुछ कहने की आवश्यकता ना समझती हो तो कोई बात नहीं है। मुंह बंद किए किए केवल लंबी सांस ले लेने से ही मेरी इन बातों का उत्तर नहीं हो जाता। सुमिंद्र के संबंध में खूब सोच विचार कर लेने के बाद ही हम लोगों ने ऐसा करने का निश्चय किया है। सुमिंद्र पास ही सो रहा था। इस घर में और कोई स्त्री नहीं थी, इसलिए उषा जब यहाँ आई थी तभी से सुमिंद्र को अपने पास ही सुलाया करती थी। स्नेहपूर्वक बहुत धीरे धीरे उस सोए हुए बालक के ललाट पर बायां हाथ रखकर उसने कहा, तुम जो भी निश्चय करोगे सुमिंद्र की भलाई को ध्यान में रखकर ही करोगे। कोई आदमी इसके सिवा क्या कोई बात मन में आने दे सकता है? अच्छा, ऐसा ही करो। कमरे में जितनी बिजलियों की बत्तियां थी वे बुझा दी गई थी। एक कोने में सरसों के तेल का दीपक टिमटिमा रहा था। इसी रोशनी के सहारे शैलेश उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गए। समीपी उषा भी अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। क्षीण आलोक में उसके मुख की ओर देखते हुए बोले, इसके सिवा विभा ने सुमिंद्र की पढ़ाई का सारा खर्च भी देने को कहा है। यह भी तो कोई साधारण बात नहीं है। उषा अपने कंठ स्वर में उत्तेजना का भाव नहीं आने देती थी। वह सदा शांतिपूर्वक ही बातें करती थी। स्वामी की इस बात के उत्तर में वह बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वे अपने खर्च से पढ़ा लिखा कर हमारे लड़के को मनुष्य बनावे। शैलेश, परंतु बहुत से रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। उषा ने वैसे ही शांत कंठ से कहा, आवश्यकता पड़ने पर रुपए देने ही होंगे, परंतु तुम रात्रि में मत जागो, अब सो जाओ। दूसरे दिन शैलेश संध्या के समय जब कॉलेज और क्लब से लौटकर घर आए तब रसोई घर से एक प्रकार की सुपरिचित और सुप्रिय सुगंधी आती देखकर मन ही मन पुलकित और विस्मित होकर उन्होंने अपने पढ़ने वाले कमरे में प्रवेश किया। उससे जरा ही देर के बाद चाय और जलपान की सामग्री लेकर जिस व्यक्ति ने दर्शन दिए उसकी ओर मुंह उठाकर शैलेश ने जब देखा तब उन्हें मालूम हुआ कि वह मुसलमान है। रात्रि में भोजन करने के कमरे में बत्ती जल गई। उसमें सजा सजाया टेबल देखकर शैलेश मन ही मन यह अस्वीकार न कर सके कि मेरा हृदय सचमुच इसी के लिए व्यग्र और व्याकुल हो उठा था। डिनर की 2-1 ही रकाबी शैलेश समाप्त कर पाए थे कि इतने में उषा आई और कुर्सी खींचकर जरा सी ही दूरी पर बैठ गई। शैलेश का चित्त उस समय प्रसन्न था। उषा से मजाक करते हुए वे बोले,
इस स्थान पर आ जाने से तुम्हारी जाति से भ्रष्ट हो जाने की आशंका तो नहीं? शास्त्रों का मत है कि ज्ञान से आधा भोजन हो जाता है। जरा सा हंसकर उषा ने कहा, इस तरह की बात मुंह से निकालना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जिस शास्त्र को तुम जानते ही नहीं, मानते ही नहीं हो, उपेक्षा करते हो, उसकी दुहाई तुम्हें शोभा नहीं देती। शैलेश भी हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छा मैंने हार मान ली, परंतु यहाँ मैं शास्त्र की दुहाई ना दूंगा। तुम यहाँ से भागना नहीं। मुझे एक बात अवश्य कहनी है। सौभाग्य से मैंने कल तुम्हें जरा सा कोंच दिया था, इसलिए तो आज इस तरह के उत्तम पदार्थ प्राप्त करने में समर्थ हो पाया हूँ, ठीक है कि नहीं? परंतु इस प्रकार के भोजन की व्यवस्था करने में क्या तुम्हें कुछ अधिक व्यय न करना पड़ेगा? मस्तक हिलाकर उषा ने कहा, नहीं, अपव्यय ना किया जाए तो खाने की किसी भी वस्तु में व्यय बहुत अधिक नहीं होता। आगामी मास से मैं स्वयं ही इस प्रकार की व्यवस्था करने का विचार कर रही थी, किंतु ध्यान केवल इसी बात का रखना चाहिए कि सामान व्यर्थ में खराब ना होने पावे। मैंने घर खर्च के खाते में खाने पीने की चीज़ों के बारे में जैसा लिख रखा है, ठीक उसी के अनुसार काम होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। अरे भला होगा क्यों नहीं? शैलेश ने आश्चर्य से कहा। उषा तुरंत इस बात का उत्तर नहीं दे सकी। क्षण भर तो चुपचाप वह नीचे की ओर देखती रही। बाद में अचानक पति के मुख की ओर एकटक देखते हुए बोली, कल सारी रात सोचते सोचते मैंने जो कुछ निश्चय किया उसको अनिश्चय के रूप में बदल देने का आदेश मुझे न दीजिएगा, यही तुमसे मेरी विनय है। शैलेश का चित्त करुण हो उठा। उन्होंने कहा, उषा, ऐसे करने के लिए तो मैंने किसी दिन भी प्रयत्न नहीं किया। मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम्हारा सिद्धांत तुम्हारे ही योग्य है, उसमें अधिक उलटफेर होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मैं दुर्बल प्रकृति का मनुष्य हूँ, किंतु तुम्हारा मन वैसे ही सबल और वैसे ही दृढ़ है। उषा ने पति के मुख से अपनी दृष्टि हटा ली। उसने धीरे धीरे से कहा, सचमुच और कुछ होना संभव नहीं है। मैंने बहुत अच्छी तरह से सोच विचार कर देख लिया। शैलेश ने निश्चित रूप से समझ लिया कि यह बात सुमेंद्र के ही संबंध में है। हंसकर उन्होंने कहा, भूमिका तो हो गई, अब यह बतलाओ कि तुमने निश्चय क्या किया है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तुम्हारा जो निर्णय होगा उसके विरुद्ध काम करने के लिए मैं तुमसे ना कहूँगा। क्षण भर उषा चुपचाप बैठी रही। बाद में वह बोली, भैया के यहाँ तो मेरा निर्वाह होता जा ही रहा था, वहाँ मुझे कोई विशेष कष्ट नहीं था। कल मैं फिर उन्हीं के यहाँ चली जाऊँगी। उनके यहाँ चली जाओगी? और लौटोगी कब? उषा, मुझे तुम क्षमा करो, अब मैं लौट ना सकूंगी। मैंने खूब अच्छी तरह सोच समझ लिया कि यहाँ मेरा निर्वाह ना होगा, यही मेरा अंतिम सिद्धांत है। उषा की यह बात सुनकर शैलेश मानो पत्थर की मूर्ति बन गए। हृदय के भीतर उनका सारा चित्त मुगदर मारकर रह गया। लोहे का कपाट बंद हो गया। इस संसार में किसी में भी इतनी शक्ति नहीं कि वह उसे तोड़ डाले।